हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करने के लिए बेसिक्स क्लियर किए थे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख ले। छोटी सी एक वीडियो है और उसके बाद आपको इनकम मेथड जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर जब भी आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जब प्लस कर देते हैं ना, तो आपका एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट होता है। एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कई बारी ना एग्ज़ाम के अंदर ना आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीधा सीधा नहीं दिया होता, आपको इसके पार्ट्स दे दिए जाते हैं। तो आपका पहला मोटिव रहेगा कि आप इनके पार्ट्स को ऐड करेंगे और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके पार्ट्स में सबसे पहला आता है, जब हमें सैलरी जो होती है या वेजेस जो होती है काम करने के बदले में जो हमें मिली, वो कैश की फॉर्म में मिलती है, तो वो भी हमारे लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है आपने मेहनत करी और उसके बदले में जो आपको इनकम हुई, ठीक है, वो हमारे लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है, जो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, पेमेंट इन काइंड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। अब कई बारी क्या होता है कि आपकी जॉब किसी बाहर दूसरी जगह पे लग गई, ठीक है, दिल्ली में लग गई, कहीं और लग गई, तो कंपनी क्या करेगी, आपको एक रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड कर देगी रहने के लिए, या आपका जो ऑफिस है वो आपके वहाँ पे घर है आपके पास उस जगह पर, लेकिन आपको ना आने जाने के लिए ना वो एक कार प्रोवाइड कर देगी। तो मीन्स ये भी तो सैलरी का ही पार्ट हुआ ना। तो जब आपको पेमेंट इन काइंड्स वस्तु के तौर पे की गई तो वो भी आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट माना जाएगा। थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जो मालिक होते हैं, जो आपके बॉस हैं, ठीक है, कंपनी ने आपके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा दिया, तो उसने क्या किया, सोशल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर दी है। और ये सिक्योरिटी जो है वो हमेशा किसके थ्रू प्रोवाइड होनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स के थ्रू। एग्ज़ाम में कई बारी आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी भी दिया होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ आप एम्प्लॉयर मीन्स मालिकों का जो कंट्रीब्यूशन होगा ना सोशल सिक्योरिटी के अंदर, सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयज़ को नहीं इंक्लूड करेंगे। लास्ट वन इज़ रिटायरमेंट पेंशन। बेटा, जब कोई भी व्यक्ति पूरा टाइम काम करता है तो अपने पूरे वर्किंग ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाती है, तो वो जो रिटायरमेंट पेंशन दी जाती है ना, वो उसके इतने सालों की गई मेहनत में से ही कटते हैं। तो इसीलिए उसे रिटायरमेंट पेंशन जो बोला जाता है वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का ही पार्ट है। ये फ्री में नहीं दी, उस व्यक्ति के हार्ड वर्क की वजह से, उसके इतने सालों तक काम करने की वजह से और उसकी सैलरी में से डिडक्शन होने के बाद ही उसे प्रोवाइड की गई है। तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है तो आप सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लेंगे। ये बाकी चार टर्म अगर आपको दी भी हुई है ना, तब भी आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन नहीं है तो आप इन चारों टर्म्स को इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करेंगे। कई बारी क्या होगा, इन चार टर्म्स में से आपको कोई 2 दी होंगी, कोई 1 दी होगी, कोई 3 दी होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी को आपने ध्यान नहीं देना, वो ज़ीरो ही मानी जाएंगी। जो गिवन है आप उसको उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। हमें मालूम है कि हमारे 4 फैक्टर होते हैं,
ठीक है। और उन फैक्टर को जो उनकी सर्विसेज के बदले में पेमेंट मिलती है वो उनके लिए फैक्टर इनकम होती है। तो इनकम के अंदर आप 4 फैक्टर्स को लेकर के चल रहे हो, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले मैंने लेबर की बात कर ली कि भाई लेबर को उसकी वर्क के बदले में क्या मिल गया, वेजेस मिल गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल गया। अब हमारे रह गए 3 फैक्टर। 3 फैक्टर के अंदर हमारा आता है लैंड। लैंड के अंदर सबसे पहले अगर हम किसी को भी लैंड देते हैं, ठीक है, तो बदले में हमें क्या मिलता है, रेंट। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम सबसे पहले देते हैं रेंट, जो कि लैंड के बदले में दिया जाता है। सेकंड आता है इसके बाद रॉयल्टी। यस, रॉयल्टी का मतलब होता है कि ये एक तरीके की ऐसी इनकम होती है जो किसी को ना कोई राइट जो होता है ना वो उधार देने के बदले में मिलती है। जैसे अब सपोज़ के तौर पे हम कहते हैं कि जो मिनरल्स हैं, ठीक है, कॉयल वगैरह या नेचुरल गैसेस हैं, इसकी माइनिंग वगैरह होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस जगह पर जो उनका राइट होता है वो थोड़ी देर के लिए किसी कंपनी को शिफ्ट कर देती है। तो उसके बदले में जो उनको इनकम होती है ना वो रॉयल्टी होती है। अब जैसे सपोज़ के तौर पे हम कहते हैं, आपने कई तरीके के सॉप देखे हैं, ठीक है, जो कई नीम से बनते हैं, कई हल्दी यूज़ होती है, किसी में कोई चीज़ यूज़ होती है। तो अब उस चीज़ को यूज़ करने के लिए एक पेटेंट राइट होता है, ठीक है। अब वो पेटेंट राइट अगर कोई ले लेता है तो उस चीज़ का इस्तेमाल और कोई नहीं कर सकता। तो अब अगर वो चीज़ और कोई यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, उससे एक तरीके से पेमेंट करता रहेगा जिसको उसका राइट है, ठीक है। और उसके बदले में उसे एक तरीके का यूज़ करने के लिए ना थोड़ा सा पार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से किसी राइट को यूज़ करना और उसके बदले में की जाने वाली पेमेंट, ये हमारे लिए रॉयल्टी कहलाती है। थर्ड आता है बेटा इसके बाद इंटरेस्ट। कैपिटल जो होती है जब इसको किसी को दिया जाता है तो बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो ये भी आपके एक फैक्टर के बदले में मिलने वाली इनकम हो गई। एंड लास्ट आता है एंटरप्रेन्योर, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो होता है ना वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे फर्स्ट वन इज़ डिविडेंड। आपने जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा डिविडेंड क्या होता है। शेयर जो होते हैं कंपनी के जब ये इशू किए जाते हैं तो शेयर होल्डर को कंपनी जो होती है ना वो डिविडेंड पे करती है, ठीक है। सेकेंड इज़ कॉपरेटिव टैक्स। प्रॉफिट में से जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है कंपनी को, वो कॉपरेटिव टैक्स होता है। कुछ पैसा जो कंपनी होती है अपने फ्यूचर के लिए डिवाइडेड करने की बजाय कुछ सेव करके रखती है, तो वो हमारे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है वो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपने इसमें से कुछ भी नहीं लेना। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है और इसमें से इसके पार्ट्स दिए गए हैं तो पहले इन तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट के अंदर इन 3 को ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक का आपका सभी को? नेक्स्ट टर्म है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है कि जब एक ही पर्सन अपनी लैंड का यूज़ करता है, कैपिटल भी उसी की होती है, लेबर भी वही करता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ 4 फैक्टर वो अपने ही यूज़ करता है। तो देखो अगर उसने अपनी लेबर दी तो वेजेस भी उसी को मिलेगी, अपनी लैंड प्रोवाइड करी तो रेंट भी एक तरीके से उसी का ही होगा, अपनी कैपिटल लगाई तो उसका इंटरेस्ट भी उसी का ही होगा, और उसने अगर एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया तो प्रॉफिट भी उसी का ही है। तो ऐसी इनकम लाइक एक फार्मर है, फार्मर अपनी ज़मीन पर खुद ही फसल उगाता है, ठीक है, अपना खुद ही का ही पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो लास्ट के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी उसी का ही होगा। तो इस तरीके की जो इनकम्स होती हैं जो मिक्स्ड होती हैं, सभी के सभी फैक्टर एक ही पर्सन के होते हैं, उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं।
जब आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस कर देते हो तो आपका एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट हो जाता है। अब इसी को ही हम एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस सम के अंदर देखो, हमने नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें फाइंड आउट करना है एन पी एट एफ सी। जब भी आपको नेशनल इनकम कहा जाता है तो आपके लिए वो नेट होनी चाहिए और फैक्टर कोस्ट पर होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है तो वो भी नेट होनी चाहिए और फैक्टर कोस्ट पे होनी चाहिए। मतलब एन डी पी एट एफ सी निकालेंगे अगर हमें डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। तो इस सम के अंदर तो हमें नेशनल इनकम बोला है, इसीलिए हम एन एन पी एट एफ सी फाइंड आउट करेंगे। अब आप लोग जब इसकी टर्म्स को देख रहे हो तो आपको देखने पे लग रहा है कि ये इनकम मेथड्स की टर्म है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने इनकम मेथड में किया, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, ये सारे के सारे इनकम मेथड के एलिमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इनकम मेथड के थ्रू एनडीपी एट एफसी निकलता है, जिसके लिए आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें डायरेक्ट दिया हुआ है या इसकी कोई और पार्ट्स दिए हुए हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसकी जगह पर हम 2000 रुपीज़ को ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आपने किया था रेंट, रॉयल्टी, ठीक है, इंटरेस्ट किया था और प्रॉफिट किया था। तो इसके अंदर आपको रेंट भी दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम डिविडेंड को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जब मेन पॉइंट दे दिया प्रॉफिट तो उसके पार्ट्स को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और लेंगे इंटरेस्ट। तो रेंट हमारे लिए दिया हुआ है 400 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 900 रुपीज़। डिविडेंड हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट को ले लिया। उसके बाद इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 500 रुपीज़। तो इन सबको प्लस करके हमारा बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम लास्ट टर्म लेते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको हमेशा डायरेक्ट दी जाएगी, तो ये हमने ले ली 7000। जब मैं इन सभी को ऐड कर देती हूँ तो मेरा एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट हो जाता है। इसे प्लस करके आपका आ जाता है 10,800। फाइंड आउट कर लिया एनडीपी एट एफसी, लेकिन हमें क्या निकालना था, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट एफसी। मैंने आपको बोला जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमेशा आपके लेफ़्ट साइड होती है, जो चीज़ हमें गिवन होती है वो हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो हमने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया तो ये यहीं पे रहेगा। देखो एन और एन दोनों सेम है नेट में। डोमेस्टिक जो है उसको नेशनल में बदलना है। मैंने तुम्हें कहा था डोमेस्टिक एक छोटी टर्म है, नेशनल एक बड़ी टर्म है। जब आप बड़ी टर्म को निकालते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर प्लस करोगे, क्योंकि छोटे को बड़ा बनाना है तो ऐड करना पड़ेगा। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी और पी दोनों में सेम है, एफ सी और एफ सी दोनों में सेम है। तो एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू आपने निकाली थी 10,800। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कितनी गिवन है इसके अंदर। इसके अंदर जब हमने टर्म देखी तो हमारे को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था फ्रॉम हमेशा प्लस होता है और टू हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो अगर ये टू दिया हुआ है तो ये क्या चीज़ होगी, ये माइनस में होगी, क्योंकि फ्रॉम होता है तो प्लस होता है, टू होगा तो वो माइनस होगा, जो कि हमें दिया हुआ है इसके अंदर 50। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 10,800 प्लस माइनस माइनस 50। अब हम इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो ये जो मेरा आंसर निकला, ये हमारा आंसर निकलेगा नेशनल इनकम। अब आप इसी तरीके के और सम्स की प्रैक्टिस करो। आपको अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, बस अपने माइंड के अंदर रखो, पहले एनडीपी एट एफसी निकाल लो इस टेबल के थ्रू, फिर उसे अगर डोमेस्टिक बोला हुआ है तो डोमेस्टिक इनकम निकाल लो, नेशनल इनकम बोला है, जीडीपी एट एमपी बोला हुआ है, जो भी चीज़ बोली हुई है उसे अपने बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दो। अगर आप सम्स को इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप करेंगे तो ये सम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आती तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके मुझसे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ताकि आपको वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए।
तो अब आई होप कि आपको यहाँ तक का जो इनकम मेथड का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। मेरी इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बेसिक वाली मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, ताकि पहले आप उसको देख लें और अपने बेसिक को समझ लें, और उसके बाद इसे करना बहुत ज़्यादा ईजी है आप लोगों के लिए।